नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर लल्लन टॉप एक्सपर्ट से बात कर रहा है। हमारी टीममेट सिद्धांत भी फील्ड से सारी चीजें कवर कर रहे हैं। इस आपदा के पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ हैं रवि चोपड़ा। रवि चोपड़ा रिसर्च साइंटिस्ट हैं, देहरादून के पीपल साइंस इंस्टीट्यूट में। रवि चोपड़ा जी, आपका स्वागत है और शुक्रिया खास तौर पर इसलिए क्योंकि आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, फिर भी हमारे निवेदन पर हमसे बात करने को राजी हुए। सर, आप धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिसे मैंने शुरू में प्राकृतिक आपदा कहा है, क्या वो वाकई में प्राकृतिक आपदा है या उसको आप मैन मेड आपदा कहेंगे? मैं इसको दो घटनाओं के रूप में देखता हूँ। जी। पहली घटना एक प्राकृतिक घटना है। हम्म। वहां पर बर्फ गिरती है। आसमान खुलने के बाद बर्फ पिघलती है और वो बर्फ, पानी और मलबा नीचे आता है। हम्म। ये एक प्राकृतिक घटना है जो उस क्षेत्र में होती रहती हम्म। है। लेकिन आपदा जो है वो मनुष्य द्वारा है। हम्म। क्योंकि अगर हम उस क्षेत्र में ये दो बांध ना बनाते तो फिर आपदा ना होती। बाढ़ आता, नीचे बह जाता, हेलंग पीपल कोटी के पास जाकर शांत हो जाता। हम्म। तो आपदा मनुष्य द्वारा निर्मित है और जो ऊपर एवलांच आया वो प्राकृतिक रवि जी, सरकार कहती है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए जरूरी है, और ये बात हम भी समझते हैं, बिजली जरूरी है। तो क्या प्रोजेक्ट लगाने में सरकार पर्यावरण के लिए संवेदनशील नहीं दिखती? सस्टेनेबल मॉडल के बारे में आपका क्या राय है? प्रोजेक्ट बनाने में आपको क्या खामियां लगती हैं, सर? है। मेरा ये कहना होगा कि आपको बिजली चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट चाहिए, सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए। हम्म। अगर आपको बिजली चाहिए तो क्या बिजली के कोई और विकल्प हैं जिससे कि इस तरह की आपदाएं ना हो? अब आज की तारीख में सौर ऊर्जा लगभग 2-2.5 रुपए प्रति यूनिट आपको मिल सकती है। हम्म। और ये जो हाइड्रो पावर है ये आपको 10 रुपए प्रति यूनिट मिलने वाली है। अब आप बताएं आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए? जी। जी। सौर ऊर्जा मैं अपनी छत से बना सकता हूँ। हम्म। मुझे किसी की जरूरत नहीं है उसके लिए। हम्म। हम्म। मैं क्यों निर्भर रहूं किसी और के ऊपर? हम्म। ठीक है ना? जी। तो मैं तो इसके पक्ष में हूं कि बांधों का जो जमाना है वो पिछली शताब्दी में खत्म हो गया था। हम्म। हम्म। ठीक है। जहां तक आपने बात सतत विकास की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, हम्म। तो मेरा ये मानना है कि सरकार इज नॉट इंटरेस्टेड इन। अच्छा। में तो सरकार को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। बार बार सरकारी कमेटियों ने, हम्म। प्लानिंग कमीशन की कमेटियों ने, टास्क फोर्सेस ने, कोर्ट की कमेटियों ने इनको संस्तुतियां दी हैं कि कैसे विकास होना चाहिए इस क्षेत्र में। हम्म। एक की नहीं सुनी। हम्म। तो सर, जैसे आपने कहा कि सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मैं स्पेसिफिक होकर जानना चाहूंगा कि जो मुझे सवाल पूछना है कि क्या कोई भी सरकार है या कोई भी सरकार आए, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है सस्टेनेबल मॉडल में या प्रकृति के लिहाज से डेवलपमेंट करने में? मैं तो ये कहूंगा कि आज की तारीख में ऐसी कोई सरकार मुझे दिखाई देती नहीं। शब्दों में जो मर्जी कहे वो। हम्म। हम्म। ठीक है। जी। तो मैं केवल उत्तराखंड में कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई आए, कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अ, थोड़ा सा आपदाओं को लेकर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव एटलीस्ट उत्तरांचल के हिसाब से देखना चाहेंगे, सर, आपकी नजर से चारधाम सड़क परियोजना को लेकर भी सरकार पर आरोप लगा कि वो चालाकी से पूरे प्रोजेक्ट को 53 सिविल वर्क्स में बांटकर काम कर रही है ताकि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्क्रूटनी ना हो। सुप्रीम कोर्ट जी, ने हाई पासवर्ड कमेटी बनाई थी, लेकिन उसमें भी सहमति नहीं बनी। उस कमेटी के आप चेयरमैन थे। क्या हुआ था सर उसमें, अगर बता पाए? मैं अभी भी उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा। अच्छा। अम,
तो सर आपने जो उसमें हाँ, एक राय दी थी कि सड़कें 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी ना हो, जबकि कमेटी के कई सदस्य 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने को सही मान रहे थे। क्या सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, या क्या इसमें आपके टेक है, और क्या असहमतियां सहमतियां बन रही हैं? 2012 में मंत्रालय ने सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जितने भी नेशनल हाईवेज होंगे इस देश में, उनका जो ब्लैक टॉप सरफेस है, यानी जो जिस पर डामरीकरण हुआ है, हम्म। वो 10 मीटर चौड़ा होगा। उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, पूरे देश के लिए एक कायदा बना दिया। हम्म। 2018 में वही मंत्रालय एक दूसरा नोटिफिकेशन निकालता है और कहता है कि पिछले कुछ वर्षों का अनुभव देखते हुए हिमालयी क्षेत्र में हम इसका संशोधन कर रहे हैं, और यहाँ इस क्षेत्र में 5.5 मीटर चौड़ी सड़क ही होनी चाहिए जिस पर डामरीकरण हो। वो भी 2 लेन सड़क है, ऐसे नहीं कि वो सिंगल लेन है, 2 लेन है। कि मंत्रालय का है, वहीं के एक्सपर्ट इंजीनियर्स उसको निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। इत्तेफाक से हमारी रिपोर्ट फाइनल होने से पहले हम्म। उस पर हमारी नजर पड़ गई। जी। तो जब हमने देखा कि भाई ये तो 2018 का है, हम पुराना नोटिफिकेशन क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम्म। ये तो क्षेत्र विशेष नोटिफिकेशन है हमारे क्षेत्र के लिए, हमने हम्म। क्यों नहीं इसको अपनाया। तो हम्म। उसके आधार पे हमने ये संस्तुति दी हम्म। कि चौड़ाई कम करनी चाहिए। हम्म। जो बहुमत था वो चौड़ी सड़क का था, हम्म। अल्पमत जो था वो, और बड़ा छोटा अल्पमत था, हम लोग 4 लोग थे, उस तरफ शायद 21 लोग थे। हम्म। लेकिन कोर्ट ने हमारी बात मान ली। हम्म। ठीक है। जी। अब उसके बाद कोर्ट का ये आदेश हुआ कि जो पूरी सड़क है 900 किलोमीटर लगभग, वो 5.5 मीटर ब्लैक टॉप होगी। और क्योंकि इतना नुकसान वहां हुआ है, तो वहां पर वृक्षारोपण होगा सड़क के किनारे। हम्म। अब ये इसका पालन तो नहीं किया गया। हम्म। बाद में अम, एक 2 दिसंबर को हियरिंग हुई, जिसमें रक्षा मंत्रालय को भी आगे ले आए कि जी हमको तो 7 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए। हम्म। कोर्ट ने कमेटी से कहा कि आप इन सब एफिडेविट्स का पुनर्जांच कीजिए, इसका रिव्यू करें और हमें एक रिपोर्ट सौंपें। हम्म। अब वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने है, हम्म। और उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 17 तारीख को सुनी जाएंगी, ये मुझे पता चला है। हम्म। तो मामला अभी कोर्ट में है, जी। लेकिन इस बार भी कमेटी में वही स्प्लिट है, 21 23, 3, वर्सेस 3। 5। मेरा सेकंड लास्ट सवाल ये होगा रवि जी आपसे, कि ये आपदा को, 2013 की आपदा को, और पहले भी आई मालपा वगैरह की आपदाओं को, क्या एक सबसेट में या एक सेट में रखा जा सकता है, उत्तराखंड की खास तौर पर आपदाओं को? क्योंकि अगर मैं हिमालय, उस हिमालयी क्षेत्र का अध्ययन करूं पहले, तो हिमालय के जो पहाड़ है, अरावली के पहाड़ के मुकाबले बच्चे हैं, है ना। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के हम्म। अपने पहाड़ जो हैं, मैं उत्तराखंड से ही अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता हूं सर, तो उत्तराखंड के अपने पहाड़ जो हैं मैं वो, साफ को समझता हूँ। जी अच्छा, हाँ। तो उत्तराखंड के जो अपने पहाड़ हैं वो हिमाचल से, मतलब हिमाचल में आप देखिए, शिमला में 6 या 7 मंजिला, 8 मंजिला होटल वगैरह हैं, और 150-200 साल पुराने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है अल्मोड़ा में। तो पॉइंट यही है कि उत्तरांचल का विशेष तौर पे कहें तो आपदाओं का क्या इतिहास रहा है, और हमको क्या सीखना चाहिए, अगर एज अ होल कहा जाए तो? अनुभव को देखिए, अनुभव को कभी मत भूलिए। हम्म। अनुभव हमारा ये रहा है कि हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है। अब आपने शायद ये भी सुना होगा हम्म। कि आ,
वैज्ञानिकों का अनुमान है। हम्म देखिए, ये है एशिया की धरती हम्म और ये है हिंदुस्तान का महाद्वीप। हम्म धीरे धीरे आता है, इसके हम्म नीचे जाता है। हम्म अब इसके नीचे जाता है तो इस प्लेट के ऊपर इतना दबाव आता है कि इसमें दरारें पड़ जाती हैं। हम्म जैसे ये हुई मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ट्रांस तिब्बत थ्रस्ट वगैरह। और जैसे हिंदुस्तान नीचे जाता है तो एशिया का जो लैंड मास है वो उसको ऊपर ढकेलता है और ये हम्म। पहाड़ बनते जी, हैं, हिमालय हर हर साल बढ़ता रहता है कुछ इंच, बढ़ता है। इसी कारण। अब ये जो पहाड़ बनते हैं, जहां से ये दरार, दरारों के ब्याज, दरार मतलब ये नहीं कि एक लाइन है, हम्म लेकिन एक चौड़ा जोन है। जहां से ये निकलते हैं वहां पर बहुत घर्षण होती है। हम्म ठीक है, इसकी वजह से इस चट्टानें तो मजबूत हैं, लेकिन चट्टानों के बीच में दरारें हैं। हम्म मतलब चट्टान आपकी मजबूत है, ढाल मजबूत नहीं है। हम्म। समझ गए आप? जी जी जी। ढाल में कई चट्टानें होंगी। हम्म ठीक। और उस वजह से ये जो क्षेत्र है, मेन हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और फिर इंडो तिब्बतन सूचर जोन, ये जो चार बड़े बड़े भ्रंश हैं, हम्म। ये अति संवेदनशील इलाके हैं। जी। और इनमें जो अब स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, हम्म लगभग उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से से लेकर हम्म। नेपाल तक, जी। इसको कहते हैं साइस्मिक गैप। हम्म यहाँ पर इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो गया है हम्म कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा भूकंप, 8 रिक्टर से ज्यादा का भूकंप झेलना पड़ेगा, हम्म तब जाके ये स्ट्रेस कम होगा। हम्म अभी तक वो आया नहीं और 400-500 साल हो गए हैं कि हम्म इस क्षेत्र में ये नहीं आया। हम्म। तो इस तरह की परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ेगा। तैयारी तो हमें हमेशा रखनी चाहिए, क्या पता कल आ जाए, क्या पता 100 साल के बाद आए। लेकिन जियोलॉजिस्ट का तो ये व्यू है कि शायद वो अगले इसी शताब्दी में आ सकता है। रवि जी, मेरा अंतिम सवाल यही है कि भविष्य क्या है, क्या अगर देखिए, जैसे आपने भूकंप वगैरह की बात कही, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते निश्चित तौर पे, लेकिन कुछ जो मैन मेड जो आपदाएं या आपदाओं के कारण नुकसान एटलीस्ट मैन मेड है, जैसा आपने पहले सवाल के उत्तर में कहा, तो क्या कोई यू टर्न लिया जा सकता है या अब बहुत देर हो चुकी है? किस तरीके से करना चाहिए आप युवाओं को, या उनको क्या क्यों कहेंगे? नहीं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अनुभव को मत भूलिए। हम्म हम्म। हमारे पूर्वजों ने जब 1804 या 5 के आसपास का भूकंप जो आया था, जी उस जी। समय बहुत बड़ा भूकंप था, 8 रिक्टर के आसपास। उसके लोकगीत भी बने हैं मेरा ख्याल है। हाँ, तो वहां जब अधिकांश मकान गिरे होंगे, लेकिन कुछ दीवारें, कुछ मकान खड़े रह गए। हम्म ये एक ओपन एयर लेबोरेटरी होती है। हम्म हमें टटोलना पड़ता है कि अरे ये क्यों खड़ा है और उसके पड़ोस का क्यों गिर गया, वो हम्म पड़ोस कैसे बनाया गया था, ये कैसे बना है। तो हम्म अगर हम इस तरह के अध्ययन करने के बाद, हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ पर मकानों का निर्माण किया, 4-4 5-5 मंजिल ऊपर मकान, हम्म हाँ, जी लेकिन भूकंप सुरक्षित मकान। जी। ठीक। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 8 रिक्टर का भी अगर आए तो हमें मकान कैसे बनाने चाहिए। हम्म क्या हमें नॉर्थ अरमोला थ्रस्ट के ऊपर टिहरी बांध को बिठाना चाहिए? हम्म ये अकल की बात है। तो हमें, हम हर प्राकृतिक घटना को आपदा बना सकते हैं अपनी नादानी से, हम्म। और हम उसको झेल सकते हैं अपने विवेक से। सही कहा। लास्ट में कुछ भी जोड़ना चाहेंगे जो सवालों के माध्यम से नहीं पूछ पाया मैं, अपने अल्प ज्ञान के हिसाब से,
जितना मुझे लगता था कि आप, मैं आपसे पूछ मुझे सकता हूँ, जितना अब जान सकता हूँ। हमारी कमेटियों की जब बैठक होती है तो कई बार ये सवाल उठता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम्म, सुनने वाला तो कोई है नहीं, हम्म, सरकार तो हमारी सुनती नहीं है। हम्म, कमेटी के अंदर कई बार दहशत हो जाती है। हम्म, तो अब कमेटी की संस्तुतियों को कैसे मनवाया जाए उसका एक उपाय है। हम्म, वो ये है कि जो सैंक्शनिंग ऑफिसर हैं हम्म, या कोई मंत्री फंत्री है हम्म, और जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं हम्म, उनकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम्म, शायद अभी ये कानून में नहीं है, हम्म, लेकिन कोर्ट हैज टू सेट अ प्रेसिडेंट। आपको शायद पता होगा कि कुछ वर्ष पहले यहाँ एक जज आए थे उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जी, जस्टिस राजीव शर्मा। जी, जी, उन्होंने नैनीताल। आदेश निकाल दिया कि भाई ये जो दून स्मार्ट सिटी प्लान बना है ये गलत ढंग से बनाया गया है और कानून का उल्लंघन हुआ है। मैं जूनियर ऑफिसर्स को फाइन नहीं करूंगा, मैं सेक्रेटरी को फाइन करूंगा। हम्म, और उसने शायद 5 लाख रुपए का जुर्माना, ऐसा कोई बड़ा जुर्माना ठोक दिया। हम्म, फिर उसने कहा कि यहाँ जो स्लम्स और जो शराब की दुकानें हाईवेज के बगल में खड़ी की जा रही हैं ये भी उल्लंघन है। इस पर भी अगर ये नहीं हटाई गई तो मैं इन पर ऑफिसर्स पे फाइन इम्पोज करूंगा। हम्म, तो इस तरह की अगर हम पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे तो इस तरह की आपदाएं नहीं रोक पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि चोपड़ा जी। ये था रवि चोपड़ा जी के साथ हमारा कन्वर्जेशन। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।